नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से अब तक 16 लोगों की मौत। रोकी गई 4 धाम यात्रा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का लिया जायजा। केरल में भारी बारिश के कारण 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जम्मू क्षेत्र के नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों का किया दौरा। क्षेत्र की जमीनी स्थिति और घुसपैठ रोधी अभियानों की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। $100 करोड़ के लक्ष्य के करीब कोविड टीकाकरण अभियान। अब तक 99 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का किया दौरा। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 98.14%। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। पश्चिमी एशिया, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। विदेश मंत्री ने बातचीत को बताया सार्थक। पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, ईद मिलाद उन नबी। आयोजनों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी लोगों को बधाई। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां पर मूसलाधार बारिश, बादल फटने और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से मरने वाले लोगों की संख्या 16 हो गई है। मुख्य सड़कें बाधित होने से नैनीताल उत्तराखंड के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और 4 धाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में जारी भारी वर्षा से प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। चमोली जिले में भारी वर्षा के कारण श्रीनगर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। नदियों के तट के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। लास्ट 24 आवर्स का हेवी रेनफॉल से काफ़ी हमारा कितने भी मेजर रिवर्स है और रिवुलेट्स है वो सारे मैक्सिमम कैपेसिटी में फ्लो कर रहा है, वार्निंग लेवल पे है। सो सभी से आप लोगों के द्वारा अनुरोध रहेगा जो केयरफुली बागर जाने के समय शाम तक, कल सुबह तक केयरफुली ट्रैवल करें और सेफ में रहें। इस बीच उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों स्थानों पर चट्टानें गिरने के कारण बाधित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली कई सड़कों पर भी बाधा आ रही है। उत्तराखंड में प्रशासन ने रविवार तक हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच चुके 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को मौसम में सुधार आने तक आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी है। वहाँ डीएम चमोली से बात की है, वो ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी न हो तब तक यात्रा अभी न करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। मूसलाधार बारिश की वजह से नैनी झील का जलस्तर काफी बढ़ गया है। झील का पानी सड़क पर बह रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोई अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना संयम बरतें
निश्चित रूप से जो ज़रूरी कदम होंगे वो हम लोग सारे काम कर रहे हैं। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, किसान भाइयों को भी काफ़ी क्षति हुई है, उसका भी हम आकलन करवा रहे हैं और उसके लिए भी चूँकि हम जल्दी जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करवाएंगे, निश्चित रूप से उसमें भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इस बीच उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। और उधर केरल में भारी बारिश से नदियों, तालाबों का जलस्तर बढ़ने की वजह से 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया है। पतनमटिड़ा में कक्की जलाशय और त्रिशूर में शोलायर बांध के द्वार खोले गए और धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। उधर इदुक्की जलाशय में जलस्तर 2397 फीट के ऊपर चले जाने की वजह से आज बांध के 2 गेट खोलने का फैसला लिया गया। इदुक्की जिला प्रशासन ने बांध के करीब रहने वाले लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा है। मौसम विभाग ने केरल के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही के कारण सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यह नगर बुद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण भाग है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसके विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुसाफिरों का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह हवाई अड्डा दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक प्रयास है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा प्रदान करेगा। दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधे विमानन संपर्क से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पर्यटकों के लिए कुशीनगर पहुंचना और क्षेत्र की समृद्ध विरासत का दर्शन सुगम हो जाएगा। एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर श्रीलंका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आएगा, जिसमें 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 12 सदस्यीय पवित्र स्मृति चिन्ह दल भी शामिल होगा, जो प्रदर्शनी के लिए बुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्ह साथ लाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सभी 4 निकातों यानी असगिरिया, अमरपुरा, रमन्या, मालवट्टा के अनुयायक के साथ साथ कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के 5 मंत्री भी शामिल होंगे। कुशीनगर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसे 260 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनाया है। इसकी पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300 है। हवाई अड्डे के उद्घाटन से पर्यटकों की आमद में 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति की अर्चना करेंगे और बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान और कंबोडिया के गणमान्य भिक्षुओं के साथ साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के वडनगर और दूसरे स्थलों की खुदाई से मिली अजंता भित्ति चित्र, बौद्ध सूत्र हस्तलिपि और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर स्थित बरवा जंगल के एक सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। इस समारोह में 280 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किए जाने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल होगा और ये शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में MBBS पाठ्यक्रम के लिए 100 छात्रों का नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री 180 करोड़ से अधिक की लागत वाले 12 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह छठी वार्षिक बातचीत है जो कि 2016 में शुरू हुई थी। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक सीईओ और विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो कि क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। इस बातचीत का मुख्य मुद्दा स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बातचीत के दौरान भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर बातचीत होगी। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और ऊर्जा कुशल समाधानों के जरिए उत्सर्जन में कमी लाने पर चर्चा होगी। हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बयान में कहा गया कि प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सीईओ और विशेषज्ञ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार का नेतृत्व करने के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 चिकित्सा मोबाइल वैन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्हें क्षेत्र में जमीनी स्थिति और वहां चल रहे घुसपैठ रोधी अभियानों की जानकारी दी गई। पुंछ और राजौरी जिलों के जंगलों में चल रहे आतंकवाद रोधी अभियान के बीच 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जम्मू पहुंचे हैं। भारतीय सेना के अतिरिक्त जन सूचना महानिदेशालय ने ट्वीट किया कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने नियंत्रण रेखा पर व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सेना प्रमुख को कमांडरों ने मौजूदा हालात और घुसपैठ रोधी अभियान के बारे में जानकारी दी। उधर जम्मू के पुंछ में भाटा दूड़िया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना को यहां आतंकियों के ठिकाने मिले थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021-22 की 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। डेट शीट के मुताबिक 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की 1 दिसंबर से शुरू होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए माइनर विषयों की परीक्षा 17 नवंबर और 16 नवंबर से शुरू होगी। प्रमुख विषयों के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 90 मिनट की होगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 11:30 बजे से होंगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार घोषित तिथि मेन विषयों के लिए है, जबकि माइनर विषयों का कार्यक्रम अलग से स्कूलों को भेजा जाएगा। हमने अब की बार ये तय किया कि 2 पार्ट में हम एग्जाम करते हैं, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में हम ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, टर्म 2 में हम सब्जेक्टिव टाइप करेंगे अभी तक के हिसाब से। और इसके बाद जो विशेष बात है वो ये कि टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होने के बाद हमने जो डेट शीट निकाली है वो ये सोच कर निकाली है कि बच्चों को जो है समय पर डेट शीट पता चले और वो तैयारी कर पाएं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 3 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वो सदन के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चीनी मिलों से जुड़े मुद्दों पर बैठक की।
बैठक में चीनी मिलों के लिए नियमों को आसान बनाने और इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर को भारत के जैव आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वो डीबीटी परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए मणिपुर की राजधानी इंफाल में IBSD पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हुए। इसमें दूसरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री शोभा करांतराजे ने कहा है कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनने पर विशेष जोर दिया है और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत में वैश्विक मांग को पूरा करने की जबरदस्त क्षमता है। केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा सौंपा। बाबुल सुप्रियो ने 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह फैसला लिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी ने 5 नवनियुक्त जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की अब कुल संख्या 27 हो गई है। शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल की तर्ज पर इस साल भी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने रेस्टोरेंट और दुकानों का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने रेस्टोरेंट को 12 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी है। वहीं 22 अक्टूबर से एम्यूजमेंट पार्क को भी खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और ड्रामा थिएटरों में कुल क्षमता के आधे में ही खोलने की अनुमति है। असम में आज से प्राथमिक विद्यालय फिर से खोल दिए गए। कोविड पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आने के बाद प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास को खोलने का फैसला किया है। हालांकि यहां पर कोविड से बचाव के तमाम उपाय किए गए हैं। असम में लोगों ने पूरे रीति रिवाज के साथ काटी बिहू उत्सव मनाया। कार्तिक की संक्रांति को मंगल कामना के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाए और पूजा अर्चना की। यहां फसल की कटाई शुरू होने पर इस उत्सव को मनाया जाता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ के कीर्तिमान के करीब पहुंच गया है। अब तक कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 99 करोड़ के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में 87 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने की दर भी सामने आई है और अब ये 98.14% पहुंच गई है। और पिछले 24 घंटे में 13,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। उधर हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे में 76.3% आबादी में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि तीसरे सर्वे के परिणाम जारी करते हुए कि 81.6% आबादी में वैक्सीन से और 75.5% जनसंख्या में प्राकृतिक संक्रमण से एंटीबॉडीज मिली हैं। उधर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने आज पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया। उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंस्टीट्यूट की सराहना की।
उन्होंने ट्वीट किया कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वो सीरम इंस्टीट्यूट का आभार जताती हैं, खासकर तब जबकि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ डोज प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने की राह पर हैं। इजरायल के दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें पश्चिम एशिया, व्यापार और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने समेत आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने बैठक को काफी सार्थक बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के साथ आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और उनमें तेजी लाने पर विचार विमर्श किया। तीनों देश भारत के सबसे करीबी साझेदारों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि अपने समय के बड़े मुद्दों पर सभी देशों की एक समान सोच है और यह काफी मददगार होगी यदि हम काम करने के लिए कुछ व्यावहारिक चीजों पर सहमत हो पाएं। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल की संसद नेसेट के स्पीकर माइक लेवी से भी मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि इजरायल के नेसेट के स्पीकर माइक लेवी से आज मुलाकात है। उन्होंने कहा कि विदेश मामलों और रक्षा समिति के अध्यक्ष वेन बराक से व्यापक चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि वे भारत के साथ संबंधों को नेसेट में व्यापक समर्थन की सराहना करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को इजरायल के ओबदा वायुसेना स्टेशन जाकर वहां पर द्विवार्षिक ब्लू फ्लैग अभ्यास में हिस्सा ले रहे भारतीय वायुसेना दल के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस अभ्यास में 8 देशों की वायुसेनाओं के दल हिस्सा ले रहे हैं और अभ्यास का मकसद परिचालनात्मक क्षमता को बेहतर बनाने से जुड़े अनुभवों को साझा करना है। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 3 अमेरिकी कंपनियां फाइव स्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जेफ की अदालत की ओर से नियुक्त ट्रस्टी रिचर्ड लेविन ने यह आरोप लगाए हैं। पहले इन तीनों कंपनियों का इनडायरेक्ट मालिक नीरव मोदी था। रिचर्ड लेविन ने नीरव मोदी पर कम से कम $1.5 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग की है। लेविन ने कहा कि नीरव मोदी और उनके सहयोगी मेहर भंसाली और अजय गांधी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए यह मुआवजा लेना चाहिए। इन पर फ्रॉड करने, ट्रस्टी के तौर पर अपना फर्ज पूरा न करने और दूसरे कानून तोड़ने के आरोप हैं। भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 21 अमेरिका के अलास्का में चल रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक बर्फीले इलाकों में युद्ध तकनीक, शारीरिक प्रशिक्षण और दुर्गम इलाकों में काम आने वाली तकनीकों पर अभ्यास कर रहे हैं। अलास्का में इस अभ्यास का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हम सब पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने के लिए काम करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर शुभकामना देते हुए कहा कि इस पावन अवसर को परंपरागत सौहार्द, आस्था और कोविड सावधानियां बरतते हुए मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि चारों ओर शांति और समृद्धि हो, दया और भाईचारे के गुण हमेशा कायम रहें। ईद मुबारक। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम समाज में शांति, सद्भाव, आपसी प्रेम की भावना को मजबूत बनाते हुए देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण में सक्रिय सहभागिता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हम केरल में कुदरत के कहर के बीच एक अनोखी शादी की तस्वीरों के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।